गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास विषय में आधुनिक भारत का इतिहास बीए पार्ट थर्ड के सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था। तो गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूरा अधिकार दे दिया गया था और इसके पूर्व जो 1928 में सरदार पटेल ने भी किसानों के साथ या सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली में एक सत्याग्रह किया था और इस सत्याग्रह में सरकार को भूमि कर देने से इनकार कर दिया था। ये आंदोलन काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुआ। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी सरकार से समझौता करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया और ये मांगे 1930 में जनवरी सरकार को प्रस्तुत की गई और यह भी कहा कि यदि सरकार ने इन मांगों को पूरा नहीं किया तो वह 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। इरविन ने, जो लॉर्ड इरविन था, उसने पत्र का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसीलिए गांधी जी ने वायसराय से भेंट करना चाहा किंतु उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया। तो गांधी जी ने फिर क्या करा? लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह का प्रशिक्षण दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर कूच किया। ये आपकी एक जीके का क्वेश्चन है। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा क्या थी? कितने लोगों को साथ लेके गए थे गांधी जी? कब गए थे? तो 12 मार्च 1930 को 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर उन्होंने कूच किया और ये जो 2 मील की यात्रा थी 24 दिन में पूरी की गई। सरदार पटेल ने आगे आगे चलकर लोगों को गांधी जी के स्वागत के लिए तैयार किया। मार्ग में गांधी जी ने लोगों को बलिदान और अहिंसा का उपदेश दिया। लोगों ने देशभक्ति का असीम उत्साह दिखाया। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून को भंग कर दिया। आंदोलन का कार्यक्रम: महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को भंग करना सारे देश के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का संकेत था। अतः जगह जगह लोगों ने सरकारी कानूनों को तोड़कर नमक बनाना शुरू कर दिया। क्या क्या कार्यक्रम थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत? उसको हम देखेंगे। सविनय अवज्ञा क्या क्या कार्यक्रम थे? महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को भंग कर देने से सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हमने पढ़ा भी, का संकेत था और जगह जगह पर लोगों ने सरकारी कानूनों को तोड़ना आरंभ कर दिया। क्या क्या कानून थे? कि गांव गांव में कानून तोड़ा जाए, नमक कानून तोड़ा जाए। छात्र सरकारी स्कूलों और कर्मचारी सरकारी दफ्तरों को छोड़ दे। स्त्रियां शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दे। विदेशी कपड़ों को जलाया जाए। लोग सरकार को टैक्स ना दे। ये कार्यक्रम था। आया समझ में? क्या क्या? गांव गांव में नमक को तोड़ा जाए। छात्र सरकारी स्कूलों और कर्मचारी सरकारी दफ्तरों को छोड़ दे। स्त्रियां शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दे। विदेशी कपड़ों को जलाया जाए और लोग सरकार को टैक्स ना दे। ये कार्यक्रम था। गांधी जी द्वारा कानून तोड़ने से आंदोलन का आरंभ हो गया और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता गया, इसका प्रभाव बढ़ता गया। बम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, मद्रास में गैर कानून तरीके से अब नमक बनाना शुरू हो गया। दिल्ली में 1600 नारियों ने शराब की दुकान पर धरना दिया। नारियों ने भी पर्दा को त्याग कर इस सत्याग्रह में भाग लिया। सभी नारियों को कैद कर लिया गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। बम्बई में अंग्रेज व्यापारियों की जो 16 मीलें थी वे बंद हो गई और भारतीय व्यापारियों की जो मीलें थी अब दुगनी तेजी से काम करने लगी। कुल मिलाकर स्वदेशी का बोलबाला होने लगा।
धारासना में ढहजार ग्रहों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की। पुलिस ने उनकी निर्ममता से पिटाई की, जिससे क्या है, अनेक व्यक्ति घायल हो गए। किसानों ने करना अदा करने के आंदोलन चलाया। अच्छा, इस आंदोलन में अधिकांश मुसलमानों ने भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम गांधी जी के साथ शामिल होने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसका आंदोलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू महासभा के आश्रित बना देने के लिए है। जिन्ना के नेतृत्व में अधिकतर मुसलमान इस आंदोलन से अलग रहे, लेकिन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पठानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में इसमें भाग लिया। ये फिर क्वेश्चन है कि कौन था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का, तो पठान था खान अब्दुल गफ्फार खान। पुलिस की लाठियों और गोलियों को भी उन्होंने सहन किया। जून 1930 तक यह आंदोलन पूरे जोरों पर था। पुलिस तथा सेना को ने भयभीत होने के स्थान पर सत्याग्रहियों की संख्या बढ़ती गई। 16 अप्रैल 1930 को जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 मई को महात्मा गांधी को भी जेल में डाल दिया गया। मतलब 60,000 के लगभग जो लोग थे उनको जेलों में ठूंस दिया गया। तो इससे क्या है, लोगों में उत्तेजना फैल गई। शोलापुर में एक उत्तेजित भीड़ ने 6 थाने जला दिए। पुलिस ने अनेक व्यक्तियों को गोली से भून दिया। जिस समय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, इंग्लैंड की सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ता जेल में थे, अतः उनका कोई भी प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले सका। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जिन्ना और डॉक्टर अंबेडकर में तीव्र सम्मेलन मतभेद हो जाने के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। अब गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इरविन ने भी अनुभव कर लिया था कि आंदोलन को क्या शक्ति से दबाया नहीं जा सकता तथा कांग्रेस के सहयोग के बिना कोई समस्या भी हल नहीं हो सकती। अतः देश में अच्छा वातावरण बनाने के लिए 26 अप्रैल 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर के प्रयत्नों से 17 फरवरी 1931 को दिल्ली में गांधी जी व इरविन के बीच बातचीत आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों पक्षों में समझौता हुआ। क्या क्या समझौता हुआ? सरकार सभी अध्यादेशों और चालू मुकदमों को वापस ले लेगी। सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर देगी जिन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। समुद्र के पास जो लोग रहते थे उनको भी सरकार बिना टैक्स के नमक बनाने की अनुमति देगी। विदेशी कपड़ा, शराब की दुकानों पर सरकार शांतिपूर्ण धरना देने देगी, उसमें कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेगी। सरकार सत्याग्रहों की जब्त की गई भूमि को वापस कर देगी। और कांग्रेस की ओर से भी गांधी जी ने क्या क्या बातें स्वीकार करी, ये तो सब सरकार ने स्वीकार करी थी। अब कांग्रेस ने क्या क्या स्वीकार करा? कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देगी। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में निष्पक्ष जांच की मांग छोड़ दी जाएगी। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस सब बहिष्कार बंद कर देगी, लेकिन स्वदेशी का प्रचार रखेगी। तो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से ये फेमस हुआ था और गांधी जी ने इसे उचित बताया क्योंकि पहली बार सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ समानता के स्तर पर बातचीत की थी। गांधी इरविन समझौते को ब्रिटिश सरकार अपनी पराजय मान रही थी, अतः इरविन के जो उत्तराधिकारी था विलिंगटन ने हर संभव तरीके से इसका उल्लंघन किया। अब जैसे जैसे उल्लंघन हुआ तो धीरे धीरे गांधी जी को भी चेतावनी देने की इस तरह से कोशिश हुई उल्लंघन देने की वजह से कि गांधी जी को भी चेतावनी दी गई, को भी देनी पड़ी कि सरकारी दमन बंद नहीं किया गया तो वे लंदन नहीं जाएंगे। और गांधी जी व विलिंगटन में समझौता होने के बाद ही गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अच्छा, एक चीज और था इसमें कि हरिजन पर हिंदुओं द्वारा जो अन्याय हुए थे उसके लिए भी गांधी जी ने 21 दिन का उपवास किया। सरकार ने उसी दिन गांधी जी को जेल से छोड़ दिया। गांधी जी ने अपने आप को हरिजन कल्याण के लिए लगाया क्योंकि जो रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के कारण स्वर्ण हिंदुओं व शूद्रों में एक खाई पैदा हो गई थी। 8 मई 1933 को
महात्मा गांधी ने जन आंदोलन को रोक दिया, किंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। जनता का उत्साह भी अब कम हो गया था और आंदोलन में भी कमजोरी आ गई थी। इसीलिए 7 अप्रैल 1934 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब ये हो गया आंदोलन की समाप्ति। इसके पश्चात गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिस समय ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोरों पर था, तब लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड की सरकार पर दबाव डाला कि भारत के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का एक सम्मेलन बुलाया जाए जो भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श करे। इंग्लैंड की सरकार ने गोलमेज सम्मेलन की योजना स्वीकार कर ली। सम्मेलन में सभी विचारधाराओं के व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, उद्योगपति हो, सभी को आमंत्रित किया गया। प्रतिनिधि सदस्यों का चयन इस प्रकार किया गया कि भारतीय प्रतिनिधियों में मतभेद स्पष्ट हो जाए। तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 22 नवंबर 1930 को सम्राट जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में हुआ था। पंचम ने और इसकी अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने। अच्छा, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो अक्टूबर 1931 के चुनावों के बाद में हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने गांधी जी को प्रतिनिधि बनाकर भेजा था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आरंभ हुआ। महात्मा गांधी 12 सितंबर को लंदन पहुंचे। इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए कुछ स्थान आरक्षित करने की मांग की, किंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस को 85% जनसंख्या का प्रतिनिधि बताया। महात्मा गांधी ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सांप्रदायिक समस्या भी अत्यधिक जटिल बन गई थी। गांधी जी ने कहा कि यदि भारतीय प्रतिनिधि आपस में सांप्रदायिक समस्या का हल नहीं निकाल सके तो उन्हें इसका निर्णय अंग्रेजी सरकार पर छोड़ देना चाहिए। सम्मेलन में जो अधिकांश प्रतिनिधियों ने मैकडॉनल्ड के निर्णय के प्रति आस्था प्रकट करी। गांधी जी ने केवल मुसलमानों और सिखों के लिए मैकडॉनल्ड की मध्यस्थता स्वीकार की, दलित वर्ग के लिए नहीं। तो ये जो इसमें कोई सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं हो सका और महात्मा गांधी के सभी प्रयत्न विफल हुए और उन्हें निराश होकर भारत लौटना पड़ा। तो ये दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो भी असफल हुआ। उसके पश्चात तीसरा गोलमेज हुआ सम्मेलन और 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक चला 1932, लेकिन इसका भी कोई विशेष महत्व नहीं है क्योंकि इस सम्मेलन में केवल राजभक्तों ने ही भाग लिया। कांग्रेस उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। इस सम्मेलन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की जो उप समितियों की सिफारिशों के आधार पर कुछ निर्णय लिए गए जिनको भारत सरकार ने 1935 के अधिनियम में स्थान दिया। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन पैक्ट। थैंक यू।